फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इन अनरजिस्टर्ड डीलर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि रेगुलर डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है या फिर कंपोजिशन डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग एक अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में किस तरह से करते हैं। यदि अनरजिस्टर्ड डीलर गुड्स परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से, किसी कंपोजिट डीलर से या किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर से, और सेल करता है किसी रेगुलर डीलर को, कंपोजिट डीलर को या किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर को, या फिर कैश सेल करता है किसी लोकल कस्टमर को, तो हम यहां पर अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे रेगुलर डीलर, कंपोजिट डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट यानी टोटल सेल। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल सेल, यदि किसी बिजनेस की टोटल सेल 40 लाख को क्रॉस कर जाए गुड्स के केस में और सर्विस के केस में 20 लाख को क्रॉस कर जाए। स्पेशल राज्य में ये लिमिट 40 की जगह पर 20 है और 20 की जगह पर 10 है। तो इस तरह के बिजनेस जो टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं उन्हें या तो रेगुलर स्कीम के अंदर या फिर कंपोजिट स्कीम के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। या तो वो रेगुलर स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपोजिट स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई बिजनेस कंपोजिट स्कीम को सिलेक्ट करता है तो वो कंपोजिट स्कीम के अंदर बने रह सकता है जब तक कि उसका टर्नओवर यानी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं कर जाता, और स्पेशल राज्य में जो लिमिट है वो 75 लाख की है। यदि 1.5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है टर्नओवर, तो उस बिजनेस को कंपोजिट स्कीम से रेगुलर स्कीम में स्विच करना पड़ता है। और अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से होते हैं? जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी बिजनेस का जो एनुअल टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है गुड्स के केस में, 20 लाख से कम है सर्विस के केस में, तो इस तरह के बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। जीएसटी पेमेंट, रेगुलर डीलर को नॉर्मल रेट से जीएसटी चार्ज करनी होती है अपने कस्टमर से, जो कि है 5%, 12%, 18% और 28%, और जो कि अब नए रेट यहां पर आ गए हैं 5%, 80% और 40%। कंपोजिशन डीलर को अपने कस्टमर से एक फिक्स रेट से जीएसटी चार्ज करनी होती है, जो कि 1%, 5% या फिर 6% हो सकती है। वो डिपेंड करता है स्टॉक आइटम में, किस तरह के स्टॉक आइटम ये सेल करते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे नो जीएसटी पेबल, यानी ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। कैन कलेक्ट जीएसटी, तो रेगुलर डीलर की बात करें तो यस, ये जीएसटी कलेक्ट करते हैं, यानी अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। लेकिन कंपोजिशन और रजिस्टर्ड डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। रेगुलर डीलर जब भी किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करता है तो जब भी वो जीएसटी पे करेगा उस जीएसटी को वो वापस क्लेम कर सकता है, यानी गवर्नमेंट से वापस ले सकता है, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। लेकिन कंपोजिशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लायर से अगर गुड्स परचेज करेंगे तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, यानी अपनी जीएसटी को वापस नहीं ले सकते। अगर कंपोजिशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर किसी रेगुलर डीलर से यानी रेगुलर सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो उस जीएसटी को इन दोनों को यानी कंपोजिशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर को डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानना पड़ेगा, यानी अपना खर्चा मानना पड़ेगा। ये दोनों आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनवॉइस टाइप की, यानी जो इनवॉइस टाइप है इन तीनों की किस तरह से होती है। रेगुलर डीलर में टैक्स इनवॉइस, यानी अपनी इनवॉइस के ऊपर ये लिखते हैं टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी, क्योंकि रेगुलर डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है, किंतु कंपोजिशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर अपने बिल पर लिखते हैं टैक्स इनवॉइस की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई के साथ साथ मेंशन करेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। अनरजिस्टर्ड पर्सन बिल ऑफ सप्लाई के साथ साथ यहां पर मेंशन करेगा सिंपल नो जीएसटी। अब बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग की। रेगुलर डीलर मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रिटर्न फाइल करता है, जिसके लिए वो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 यूज करता है। कंपोजिशन डीलर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, जिसके लिए वो CMT 08 और एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर 4 का यूज करता है। अनरजिस्टर्ड डीलर को किसी प्रकार की कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इंटर स्टेट सप्लाई यानी इंटर स्टेट सेल, रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों में इंटर स्टेट सेल कर सकता है, यानी अपने राज्य से बाहर भी गुड्स सेल कर सकता है।
किंतु कंपोजिशन डीलर की बात करें तो ये इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, यानी अपने राज्य से बाहर सेल नहीं कर सकते। केवल जो गुड्स एग्जेम्प्ट है, यानी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, जीएसटी के अंदर जिन गुड्स पर छूट मिली है उन्हीं पर वो सेल कर सकते हैं। बाकी टैक्सेबल गुड्स एंड सप्लाई पर ये सेल नहीं कर सकते, यानी अपने राज्य से बाहर सेल नहीं कर सकते। सेम इसी प्रकार से अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए भी है। कॉम्प्लायंस की बात करें, जो जीएसटी के रूल रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं रजिस्टर्ड डीलर के लिए, कंपोजिशन डीलर के लिए मीडियम होते हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए वेरी लो। तो ये था एक कंपैरिजन रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में। तो अब आ चुके हैं अपने टैली असाइनमेंट पर। यहां पर हमें अकाउंटिंग करनी है अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में। जो हमारी कंपनी है एक अनरजिस्टर्ड डीलर है और उसमें अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी ये सब हमें यहां पर सीखना है। अगर एक अनरजिस्टर्ड डीलर परचेस करता है, यानी गुड्स परचेस करता है किसी रेगुलर डीलर से, किसी कंपोजिट डीलर से या फिर किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर से, या फिर सेल करता है रेगुलर डीलर को, कंपोजिट डीलर को या फिर किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर को, या लोकल सेल करता है किसी कस्टमर को, तो एक अनरजिस्टर्ड डीलर इस तरह की सेल परचेस की अकाउंटिंग किस तरह से करता है ये सब हमने यहाँ पर सीखना है। तो इस असाइनमेंट में जितने भी हमने ट्रांजेक्शन लिए सभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करेंगे। हमारी कंपनी है ग्लोबल स्टेशनरी हब, जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो ये सब डिटेल हमारी कंपनी की यहाँ पर दी गई है। हमें कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करने होंगे, सप्लायर्स के लेजर अकाउंट, कस्टमर के लेजर अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर हम देखें तो हमारी कंपनी एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। अनरजिस्टर्ड डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, तो हमें इन सब लेजर अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी कंपनी किसी रेगुलर सप्लायर से गुड्स परचेस करती है, या तो वो अपने राज्य का है या फिर वो किसी दूसरे राज्य का है, तो हमारी कंपनी को जीएसटी पे करनी होगी। तो इस पर्पज से हम यहाँ पर ये सब अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जितनी भी जीएसटी हमारी कंपनी किसी रेगुलर सप्लायर को पे करेगी वो सब अपनी कंपनी के अंदर खर्चा मानेगी, यानी हमारी कंपनी के लिए क्या होगा, खर्चा होगा और वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद टैली में हमें इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करने होंगे, जिसमें स्टॉक ग्रुप हम लेंगे स्टेशनरी, स्टॉक कैटेगरी, पेपर प्रोडक्ट, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस टूल, एडिसिव्स और यूनिट हम लेंगे यहाँ पर पीसीस। और ये सब स्टॉक आइटम भी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। इस असाइनमेंट में हमारी टोटल ट्रांजेक्शन 7 है। ट्रांजेक्शन 1 से लेकर ट्रांजेक्शन 7, ट्रांजेक्शन 1 से लेकर के ट्रांजेक्शन 3 परचेज से रिलेटेड है, यानी गुड्स परचेज से रिलेटेड है, और ट्रांजेक्शन 4 से लेकर के ट्रांजेक्शन 7 गुड्स सेल से रिलेटेड है। तो पहला ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे रीड करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रेगुलर डीलर, यानी हमारा जो सप्लायर है वो रेगुलर सप्लायर है, शर्मा पेपर सप्लाईज, और ये सब स्टॉक आइटम हमारी कंपनी ने परचेज किए। अब हमारा जो सप्लायर है वो रेगुलर डीलर है, इसलिए हमारी कंपनी को जीएसटी पे करनी होगी। और ये जो सप्लायर है ये हरियाणा का है, यानी दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का। तो इन सब स्टॉक आइटम परचेज करने पर हमारी कंपनी ने आईजीएसटी पे की है, यानी आईजीएसटी 1860 रुपीज। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। तो कंपनी हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है ग्लोबल स्टेशनरी हब। कंपनी क्रिएट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जाना होगा क्रिएट पर, लेकिन हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो देखते हैं कौन कौन सी डिटेल हमें कंपनी में फिल करनी है। तो इसके लिए हम जाएंगे अल्टर। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कंपनी क्रिएशन करते समय फिल करनी है। सभी इंफॉर्मेशन असाइनमेंट पे यहाँ पर कंपनी डिटेल की मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25 लेंगे और बुक बिगिनिंग फ्रॉम ये भी हम सेम लेंगे 1 अप्रैल 25। तो कंपनी क्रिएशन के समय ये सब इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। कंपनी क्रिएशन के जस्ट बाद कुछ फीचर्स इनेबल करने होते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स तुम्हें इनेबल करने हैं वो भी हम यहां से चेक कर लेते हैं। यहां से जाएंगे फीचर्स, अकाउंट्स के अंदर मेंटेन अकाउंट्स इसको यस कर लेना है, इनेबल बिल बाय एंट्री इसको भी यस कर लेना है। इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर मेंटेन इन्वेंट्री इसको यस कर लेना है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री इसको भी यस कर लेना है। टैक्सेशन में सभी पोर्शन को हमें नो रखना है। तो जो हमारी कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड कंपनी है, हमने सभी टैक्सेशन पोर्शन को यानी जीएसटी को यहाँ पर नो रखा हुआ है। कंपनी क्रिएशन के जस्ट बाद ये सब फीचर्स हमें इनेबल करने होंगे। उसके बाद हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। तो कंपनी में हमने ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर रखे हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए यहां पर जाना है क्रिएट पर, यहां से जाना है लेजर पर,
और यहां से लेजर क्रिएट करने हैं। तो हमने ऑलरेडी यहां पर लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी डिटेल हमें लेजर क्रिएशन करते समय फिल करनी है। इसके लिए हम यहां पर जाएंगे अल्टर और यहां से लेजर। कुछ सप्लायर्स के लेजर क्रिएट करने हैं, शर्मा पेपर सप्लाईज, मॉडर्न राइटिंग ट्रेडर्स, एलाइट ऑफिस मार्ट। तो ये कुछ हमें सप्लायर्स के लेजर क्रिएट करने हैं। तो सभी सप्लायर्स की डिटेल ट्रांजेक्शन के साथ गिवन है। ट्रांजेक्शन 1 में सप्लायर शर्मा पेपर सप्लाईज, ट्रांजेक्शन 2 में मॉडर्न राइटिंग ट्रेडर्स, इसकी डिटेल यहां पर गिवन है, और ट्रांजेक्शन 3 में एलाइट ऑफिस मार्ट, इसकी डिटेल यहां पर गिवन है। तो यहां से हम एक सप्लायर की डिटेल चेक कर लेते हैं, शर्मा पेपर सप्लाईज। यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर लेना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बी, इसको हम यस ले लेंगे। यहां पर हमें एड्रेस फिल करना है, स्टेट लेना है, जो भी स्टेट तुम्हें दिया होगा, और यहां पर पैन नंबर लेना है। लेकिन लेजर के अंदर जीएसटी की इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने जीएसटी को फीचर्स के अंदर नो किया हुआ है, इसलिए हमें जीएसटी की कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। हालांकि ट्रांजेक्शन फर्स्ट के अंदर जो हमारा सप्लायर्स है वो एक रेगुलर सप्लायर है, उसका जीएसटी नंबर भी हमें गिवन है, लेकिन हमें जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और लेजर अकाउंट में जीएसटी फिल करने के लिए कोई ऑप्शंस भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, फीचर्स को, जीएसटी का जो फीचर्स है उसको डिसेबल कर रखा है, यानी नो कर रखा है। उसके बाद कस्टमर्स के लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं। पहला है सिटी बुक वर्ल्ड, दूसरा है मेट्रो ऑफिस नीड, तीसरा है यूनिवर्सल स्टेशनरी। सभी की डिटेल हमें ट्रांजेक्शन के साथ दी होगी। तो एक कस्टमर का लेजर अकाउंट भी यहां पर चेक कर लेते हैं, सिटी बुक वर्ल्ड। यहां पर हमें लेना है अंडर डेटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस ले लेना है, एड्रेस फिल कर देना है, स्टेट फिल कर देना है, कंट्री सिलेक्ट करते हुए हमको यहां पर पैन नंबर लेना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें डेटर्स के केस में फिल करनी होगी। उसके बाद चेक करते हैं परचेज और सेल अकाउंट। परचेज अकाउंट में देख रहे हैं यहां पर अंडर परचेज लेना है, बाकी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। सेल अकाउंट में अंडर सेल अकाउंट लेना है, बाकी इंफॉर्मेशन हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं जीएसटी लेजर, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हमें क्रिएट करने हैं। हालांकि जो हमारी कंपनी है एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है, हमें जीएसटी लेजर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमारी कंपनी किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज करेगी तो उसको जीएसटी पे करना होगा। तो जीएसटी पे करने के लिए कंपनी को यहाँ पर जीएसटी लेजर अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। अगर कंपनी अपने राज्य के अंदर गुड्स परचेज करती है तो सीजीएसटी और एचजीएसटी, और राज्य से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करती है तो आईजीएसटी। तो जितना भी जीएसटी हमारी कंपनी पे करेगी किसी भी सप्लायर्स को, यानी किसी भी रेगुलर सप्लायर्स को, तो उसको कंपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चलेगी। तो इस पर्पज से हम यहाँ पर जीएसटी के कुछ लेजर्स अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। तो जिन लेजर अकाउंट की हमें आवश्यकता होगी वो लेजर अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने आईजीएसटी लेजर अकाउंट क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर इसको लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंदर, और बाकी इंफॉर्मेशन हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करने हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप में यहां पर हमें स्टेशनरी लेना है और कंट्रोल से सेव करना है, तो हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहां पर स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करनी है। इसके लिए हम जाएंगे स्टॉक कैटेगरी। तो ये सब स्टॉक कैटेगरी हमने यहां पर क्रिएट कर रखी है। तो इनमें से हम एक चेक करा देते हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज। हमें केवल ऑफिस सप्लाईज यहां पर नेम लेना है और कंट्रोल से सेव करना है। उसके बाद यूनिट क्रिएट करनी है। सिंबल में यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है पीसीएस, यानी पीसीस। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखना है पीसीस का, और कंट्रोल से सेव करना है। उसके बाद क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स। तो ये सब हमने स्टॉक आइटम यहां पर क्रिएट कर रखे हैं। एक स्टॉक आइटम पर हम जाते हैं। यहां पर हमें लिखना है स्टॉक आइटम का नेम। असाइनमेंट में हमें सभी स्टॉक आइटम यहां पर गिवन है। अंडर यहां पर स्टेशनरी सिलेक्ट करना है, और कैटेगरी पेपर प्रोडक्ट। कैटेगरी चेक करने के लिए यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, इसकी कैटेगरी यहां पर है पेपर प्रोडक्ट। बॉल पेन, इसकी कैटेगरी यहां पर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है। फाइल हो गया, इसकी कैटेगरी यहां पर ऑफिस सप्लाई दिया हुआ है। तो ट्रांजेक्शन से हमें स्टॉक आइटम की कैटेगरी का पता चल जाएगा। यूनिट यहां पर लेना है पीसीस, अल्टरनेटिव यूनिट नॉट एप्लीकेबल, और इसको कंट्रोल से सेव कर देना है। इसी तरह से बाकी जितने भी स्टॉक आइटम है वो सब हमें क्रिएट करने हैं। तो हमने जितने भी इन्वेंट्री मास्टर्स है यहां पर क्रिएट कर लिए।
उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे और पहली 3 ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड है, हमें यहाँ पर परचेज सेलेक्ट करना होगा। तो हमने पहले से ही जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब रिकॉर्ड कर रखी है। तो चेक करते हैं क्या क्या डिटेल हमें ट्रांजेक्शन में फिल करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डे बुक और यहां से हमें पीरियड चेंज करना है 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने 3 परचेज की ट्रांजेक्शन ली है और 4 सेल की ट्रांजेक्शन ली है। पहली ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज की, जिसमें हमारा सप्लायर है शर्मा पेपर सप्लाईज, एक रेगुलर सप्लायर है और ये सब स्टॉक आइटम हमने इससे परचेज किए हैं। तो ये जो सप्लायर है हमारा एक रेगुलर सप्लायर है, हमने जीएसटी यहाँ पर पे की गई है। टोटल IGST 1860 रुपीज यहाँ पर पे की है। तो हमने IGST पे किया है क्योंकि सप्लायर हरियाणा का है, यानी दूसरे राज्य का। तो चेक करते हैं क्या क्या डिटेल हमें इसके वाउचर में फिल करनी है। तो परचेज वाउचर में यहाँ पर हमें डेट लेनी है और यहाँ पर हमें सप्लायर का इनवाइस नंबर लेना है। सप्लायर का इनवाइस नंबर हमारे पास नहीं है तो हमने 110 अपनी मर्जी से यहाँ से ले लिया है। और सप्लायर के इनवाइस नंबर पर जो डेट होती है वो यहाँ पर लेनी है, वो भी हमने 1 अप्रैल ले ली है। पार्टी अकाउंट नेम में शर्मा पेपर सप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। और यहाँ पर क्वांटिटी और रेट हमें सब असाइनमेंट में गिवन है। उसके बाद हम IGST लेंगे 1860 रुपीज। तो यहाँ पर हमें टोटल IGST दे रखी है 1860। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें परचेज वाउचर के अंदर फिल करनी है, जो कि हमारी ट्रांजेक्शन फर्स्ट है। ट्रांजेक्शन 2, इसमें भी हमने गुड्स परचेज किया है सप्लायर से। सप्लायर है मॉडर्न राइटिंग ट्रेडर्स, ये एक कंपोजिट डीलर है। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर परचेज किए हैं। हम जानते हैं कि जो कंपोजिट डीलर है GST चार्ज नहीं कर सकता, यानी अपने कस्टमर से GST चार्ज नहीं कर सकता। तो हमने किसी प्रकार की कोई GST गुड्स परचेज पर नहीं पे की है। हालांकि यहाँ पर GST रेट दे रखे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई GST हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेनी है डेट 1 अप्रैल। सप्लायर इनवाइस नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 111। पिछले में हमने 110 लिया था, तो यहाँ पर हमने 111 ले लिया। और यहाँ पर हमने डेट सप्लायर इनवाइस की डेट ले ली यहाँ पर 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम में मॉडर्न राइटिंग ट्रेडर्स, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं। सभी स्टॉक आइटम हमें ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर गिवन है। तो ये डिटेल हमें ट्रांजेक्शन 2 की वाउचर के अंदर फिल करनी है। ट्रांजेक्शन 3 में भी गुड्स परचेज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सप्लायर्स है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। सप्लायर का नाम है इलाइट ऑफिस मार्ट। ये सब स्टॉक आइटम हमने सप्लायर से परचेज किए हैं। जो हमारा सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, इसने भी हमसे कोई GST चार्ज नहीं की है। तो डेट हमने यहाँ पर 1 अप्रैल ली है और सप्लायर इनवाइस नंबर 112 ले लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में इलाइट ऑफिस मार्ट, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, और सभी स्टॉक आइटम हमने यहाँ पे 1 बाय 1 रिकॉर्ड किए हैं। सभी स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन के साथ दिया हुआ है। तो ये है हमारी ट्रांजेक्शन 3। ट्रांजेक्शन 1 से लेकर ट्रांजेक्शन 3 परचेज से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 4 सेल से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 4 में क्रेडिट सेल की गई है। कस्टमर है सिटी बुक वर्ल्ड और ये एक कंपोजिट डीलर है। ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर्स को सेल किए हैं। तो यहाँ पर हम GST चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर जो होता है वो कस्टमर से GST चार्ज नहीं कर सकता। तो इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने डेट ले ली है 2 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम में सिटी बुक वर्ल्ड हमने ले लिया है। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं। और कोई GST हमने यहाँ पर चार्ज नहीं किया है क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो इस तरह से रिकॉर्ड करना है हमें ट्रांजेक्शन 4 को। अगर हम ट्रांजेक्शन 5 की बात करें, ये भी एक क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन 6 भी क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन 5 में जो सेल की गई है एक रेगुलर डीलर को सेल की गई है और ट्रांजेक्शन 6 में जो सेल की गई है एक अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल की गई है। तो ट्रांजेक्शन 5 और ट्रांजेक्शन 6 हमें सेम बिल्कुल ट्रांजेक्शन 4 की तरह ही रिकॉर्ड करनी है। इसकी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये डिटेल है ट्रांजेक्शन 5 की डिटेल और ये डिटेल है ट्रांजेक्शन 6 की डिटेल। ट्रांजेक्शन 7 ये कैश सेल की ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन में कस्टमर को कैश सेल की गई है और ये सब स्टॉक आइटम सोल्ड किए गए। तो चेक करते हैं किस तरह से इसकी डिटेल सेल्स वाउचर में फिल करनी है। ट्रांजेक्शन डेट 2 अप्रैल और यहां पर हमें पार्टी अकाउंट नेम में कैश लेना है। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, और ये सब हमने स्टॉक आइटम यहां पर स्टेप बाय स्टेप फिल किए हैं।
जो कि हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर गिवन है। तो इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन 7 को वाउचर में फिल करना है। तो ये थी हमारी 7 ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन 1 से लेकर ट्रांजेक्शन 7 तक। तो इस लेक्चर में हमने सीखा किस तरह से हम एक अनरजिस्टर्ड डीलर के अंदर अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम किसी भी इस तरह के बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो किस तरह से हम परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे, सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे, इस लेक्चर में हमने सीखा। इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 20 में हमने सीखा अकाउंटिंग इन रेगुलर डीलर। एक रेगुलर डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। और लेक्चर 20 में हमने सीखा अकाउंटिंग इन कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो हमारा ये लेक्चर 22 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।